तो इसके अंदर जो आपके पास दो जो ग्रुप्स थे वो पुअर नेबरहुड और रिच नेबरहुड है आपके पास। तो अब आपने ये देखना है कि अब आपने यहाँ पे कौन सी सैम्पलिंग यूज करनी है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो अगर ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन कम होगा तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज होगी, ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन ज्यादा होगा तो फिर क्लस्टर सैम्पलिंग यूज होगी। तो अब जैसे आप खुद अपने आप से आप सवाल करेंगे आर दिस ग्रुप्स डिसिमिलर और सिमिलर, क्या ये ग्रुप्स सिमिलर है या डिसिमिलर है? तो हमें पता है कि जो पुअर नेबरहुड है उसके अंदर लेस वेरिएशन होगी, जबकि पुअर और रिच नेबरहुड में बहुत फर्क होगा। तो ये जो ग्रुप्स है आपके पास ये आपके पास डिसिमिलर है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा दी वेरिएशन विद इन दी ग्रुप्स इज स्मॉल और लार्ज, किसी ग्रुप के अंदर वेरिएशन स्मॉल है या लार्ज है। तो जो पुअर नेबरहुड है उसके अंदर वेरिएशन है लेकिन लेस है, जबकि जो रिच नेबरहुड है उसमें भी वेरिएशन है, वो भी लेस है, लेकिन जो पुअर और रिच बिटवीन दी ग्रुप्स वेरिएशन है वो ज्यादा है। तो विद इन दी ग्रुप्स वेरिएशन कम है और बिटवीन दी ग्रुप्स वेरिएशन ज्यादा है। तो फिर हम इसका मतलब है कि हम कौन सी सैम्पलिंग यूज करेंगे, हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करेंगे। अब दूसरी आ जाए, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की है, क्वेश्चन नंबर 6-8 है। तो इसमें आपको ये डायग्राम्स दी हुई है। इस डायग्राम में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है फॉर 3 नेचुरल सब ग्रुप्स ऑफ ए लार्जर पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन को हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दी हुई है। अब इसमें आपने बताना है कि किस सिचुएशन के लिए आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है रिकमेंड करेंगे, किस सिचुएशन में आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करनी चाहिए। तो याद रखें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ग्रुप के अंदर वेरिएशन कम होती है। अब अगर आप इन दोनों पिक्चर को कंपेयर करें, अब किस पिक्चर में जो ग्रुप्स है उनमें ज्यादा ओवरलैपिंग है, ज्यादा ओवरलैपिंग कहां पर है, इस पिक्चर ए में है या पिक्चर बी में है? जिसमें सर ए में। ए में, तो मोर ओवरलैपिंग बिटवीन ग्रुप्स, इसमें ग्रुप्स के अंदर ज्यादा ओवरलैपिंग है। तो इसका मतलब है कि मोर वेरिएंस विद इन ग्रुप्स, तो इसका मतलब है इसमें ग्रुप्स के अंदर ज्यादा वेरिएंस है। जबकि जो दूसरी पिक्चर है इसके अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के साथ कम पार्ट जो है वो शेयर कर रही है, तो लेस ओवरलैपिंग, इसमें लेस ओवरलैपिंग है तो उसमें लेस वेरिएंस है विद इन द ग्रुप। जबकि इसके अंदर जो है मोर वेरिएंस है विद इन द ग्रुप, जबकि इसके अंदर लेस वेरिएंस होगा बिटवीन ग्रुप्स, ग्रुप्स के दरमियान कम वेरिएंस है इसलिए वो करीब करीब है, ओवरलैपिंग ज्यादा है। और इसके अंदर जो है दूर दूर है तो इसके अंदर जो बिटवीन ग्रुप्स जो है वेरिएंस वो ज्यादा है। तो ए के अंदर जो है विद इन ग्रुप्स मोर वेरिएंस है, बी के अंदर विद इन ग्रुप्स लेस वेरिएंस है। तो जो बी वाली है इसके अंदर हम जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करेंगे, उसी वक्त यूज करते हैं जब वेरिएंस विद इन द ग्रुप्स वेरिएंस जो है वो कम हो। तो जो पिक्चर बी है इसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज होगी, पिक्चर ए में जो है क्लस्टर सैम्पलिंग यूज होगी। ठीक है, अब आ जाए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6-10 है। तो बोले यूजिंग कैलेंडर हमने यूज करना है और उसमें हमने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करनी है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हमने करनी है एवरी 18th डे को हमने अपने सैंपल में चूज करना है। तो आपको पता है सिस्टमेटिक सैंपल में आप एक यूनिफॉर्म इंटरवल चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म इंटरवल आपके पास है वो एवरी 18th डे है ऑफ द ईयर। तो हर साल के हर 18th डे को हम जो है अपने सैंपल में चूज करेंगे। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके अंदर ये पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है और यूनिफॉर्म इंटरवल क्या है। तो ये बता रहा है बिगिनिंग विद जनवरी 6। तो अगर आप जनवरी 6 से स्टार्ट करें और आप जो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग के जरिए हर 18th डे को चूज करें, तो पूरे एक साल के अंदर आप कौन कौन से डेज जो है आपके सैंपल में चूज होंगे। तो आपको पता होगा कि अब कुछ जो मंथ होते हैं वो 30 डेज के होते हैं, कुछ 31 डेज के होते हैं। ये जो आपके पास केस है दिस इज सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। तो ये इसके अंदर हम सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग करेंगे, जो सेकंड टाइप है आपके पास रैंडम सैंपलिंग की। तो आपको ये मालूम है ना कि किस तरह मालूम करते हैं कि किस महीने में 31 दिन है, 31 डेज, और किस मंथ में 30 डेज है? मालूम है ना आपको, नहीं पता? यस सर, यस सर, यस सर। ये मुट्ठी आप बंद करें तो ये जो आपके पास है जो बून वाला है जहां पे हड्डी है ये जनवरी, तो इस पे 31 डेज होंगे। और जहां पे आपके पास ट्रफ है फरवरी के अलावा उनमें 30 डेज होंगे। जैसे जनवरी में आपके पास 31 डेज है, फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 29 है, वैसे 28 है, फिर मार्च में 31 है, अप्रैल में 30 है, फिर इस तरह मई में 31 है, इस तरह जून जुलाई में 31 है, फिर अगस्त आ जाए अगस्त में 31 है। इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके पास अब इस वजह से एज्यूमिंग नो लूप ईयर, मैं फर्स्ट कर रहा हूँ कोई एज्यूमिंग नो लीप ईयर, कोई लीप ईयर नहीं है, तो आपका जो सिलेक्टेड सैंपल है यूजिंग सिस्टमेटिक सैंपलिंग वो क्या होगा? पहले मैं मंथ आपको बता रहा हूँ कौन सा मंथ है, फिर उसके बाद मैं डे आपको बता रहा हूँ रेड में। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? जनवरी 6 से। 6 जनवरी से स्टार्ट करें, फर्स्ट मंथ के 6 जनवरी से, और उसके बाद हर 18 डे आप चूज करते जाएं पूरे साल में। तो अब जैसे जो आपके पास पहली जो वैल्यू होगी सैंपल में जनवरी 6 जनवरी, फिर उसके बाद 18 जो डेज को छोड़ के फिर जो 18 दिन के बाद 24 जनवरी, फिर उसके बाद 11 फरवरी है, 2 का मतलब ये फरवरी का महीना और ये इसकी डेट है 11 फरवरी। फिर मार्च में चले जाएंगे, 1 मार्च आ जाएगा आपके पास, इसमें जो फरवरी होगा 28 डेज का होगा, लीप ईयर नहीं है ये। फिर उसके बाद 319 का मतलब ये थर्ड मंथ है, मार्च का 19 मार्च है। 4-6 का मतलब ये अप्रैल का, 6 अप्रैल है, लास्ट में
ये 12 जो दिसंबर 14 तो 14 दिसंबर है, तो ये आपने जो है ये वैल्यूज जो है सैंपल चूज कर लिया। अब इसमें आ जाए, ये क्वेश्चन है आपके पास कि 611 है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। पढ़ लें क्वेश्चन क्या, एक पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ ग्रुप्स, पॉपुलेशन ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। तो उसका मतलब है कि अब इसमें या तो हमें क्लस्टर सैंपलिंग करनी होगी या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करनी होगी। तो डेट है वाइड वेरिएशन विद इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर जो है वाइड वेरिएशन है ग्रुप के अंदर, बट लिटिल वेरिएशन फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, लेकिन ग्रुप टू ग्रुप बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएशन कम है। तो द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ सैंपलिंग फॉर दिस पॉपुलेशन इज, तो इस पॉपुलेशन के लिए कौन सी जो सैंपलिंग है आपके पास वो मुनासिब होगी। अब मुझे जवाब दें इसमें, क्या सिस्टमैटिक सैंपलिंग करेंगे आप? नहीं, क्योंकि आप ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो सिस्टमैटिक या सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम उस वक्त करते हैं जब पॉपुलेशन ग्रुप में डिवाइड ना हो। जब पॉपुलेशन ग्रुप में डिवाइड हो तो या तो स्ट्रेटिफाइड होती है या क्लस्टर होती है, ना सिस्टमैटिक होगी ना जजमेंट होगी। अब या तो ए होगा स्ट्रेटिफाइड या बी सी होगा क्लस्टर। तो क्या आंसर है, स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर? सर क्लस्टर, क्लस्टर। क्लस्टर कब करते हैं क्लस्टर? जब ग्रुप के सर अंदर विद इन द ग्रुप वेरिएशन ज्यादा हो और विद द ग्रुप वेरिएशन कम हो। अब इसमें क्या बोल रहा है, वाइड वेरिएशन, वेरिएशन जो है विद इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में ज्यादा है। तो इसका मतलब है हर ग्रुप में वेरिएशन ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आप जो है क्लस्टर सैंपलिंग करेंगे, सही है। अब आज ये, अब ये आपके पास एप्लीकेशंस है, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज चल रही है 613 है। तो इसमें बोल रहा है द लोकल केबल टेलीविजन कंपनी इज प्लानिंग टू ऐड 1 चैनल्स टू इस बेसिक सर्विस। तो देयर आर 5 चैनल्स टू चूज फ्रॉम। ये आपका जितने भी चैनल है वो पॉपुलेशन है, और उसमें 5 चैनल आप चूज करें वो सैंपल है। एंड द कंपनी वुड लाइक सम इनपुट फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर्स, अपने सब्सक्राइबर्स से कुछ इनपुट लेती है। देयर आर अबाउट 20,000 सब्सक्राइबर्स। तो ये जो सब्सक्राइबर्स है ये आपकी पॉपुलेशन है, और इसमें से कुछ सब्सक्राइबर्स की आपने जो है इनपुट लेना है, तो वो सैंपल होगा आपके पास। तो इसमें आपसे बोल रहे हैं कि कंपनी नोज दैट 35% of these are college students है, सब्सक्राइबर्स में 45% और व्हाइट कॉलर वर्कर्स है, ये बता दिया। 15% और ब्लू कॉलर वर्कर्स है, 5% और अदर। तो हाउएवर, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसमें सुने कि अब ये क्या बता रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या बता रहा है। हाउएवर the company believes that there is much variation within these groups. Groups कौन कौन से आपके पास, कॉलेज स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक ग्रुप है आपके पास, और व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं आपके पास, ये आपके पास 2 ग्रुप है हमारे पास। दूसरा ग्रुप है, और तीसरा आपके पास तीसरा ग्रुप है ब्लू कॉलर वर्कर्स। एंड 4th ग्रुप है अदर। 3 वर्कर्स है और एक आपके पास है अदर्स में दूसरी कैटेगरी आ जाएगी। 4 आपके पास ग्रुप है। अब इसमें बता रहा है कंपनी बिलीव करती है कि देयर इज मच वेरिएशन विद इन दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप्स के अंदर ज्यादा वेरिएशन है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट, रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग, ये आपने बताना है सर। क्लस्टर। चले भाई, इसका आंसर आपको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको खुद एक्सप्लेन करें। तो ये आपका यहाँ पर ये जो लेक्चर है ये तो खत्म हो गया आपके पास। अब मैं आपको यहाँ पे हमने कौन सी सैंपलिंग हमने पढ़ ली है, जो पहली टाइप की थी ना, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग। जब शुरू में याद करें लास्ट लेक्चर में 2 टाइप्स की सैंपलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी या रैंडम, और दूसरी होती है नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मैंने 4 टाइप्स बताए, जो आपने पढ़ लिए, मुकम्मल कर लिए। 4 टाइप्स कौन कौन सी है आपके पास, रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नंबर 1 है सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। इसमें आप जो है रैंडम डिजिट्स यूज करते हैं। सिस्टमेटिक सैंपलिंग, दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग। चौथा क्लस्टर सैंपलिंग। तो ये चारों सैंपलिंग पढ़ लिया आपने, समझ लिया, इनमें डिफरेंस समझ गया, और कब कौन सी यूज करेंगे और किस तरह यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर नहीं हो आप ये लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। अब अब दूसरी टाइप की अब हमने पढ़नी है। दूसरी टाइप की हमने कौन सी पढ़नी है, नॉन रैंडम सैंपलिंग। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको नॉन रैंडम सैंपलिंग की? स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही? यस सर, आ रही है। 1 मिनट, कहाँ आ रही है? हाँ अब आ जाए। तो अब आ जाए, अब जो दूसरी टाइप की आपके पास सैंपलिंग है, दैट इज नॉन रैंडम सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो इसको हम पढ़ते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स है, इसमें 5 टाइप्स की हमने पढ़नी है। कौन कौन सी है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है आपके पास, और आपके पास जो है जजमेंट सैंपलिंग है आपके पास, ये थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोटा सैंपलिंग है, फिर शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैंपलिंग है, और फिर आपके पास स्नोबॉल सैंपलिंग है। तो ये आपके पास जो है नॉन रैंडम सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की 5 टाइप्स है। अब इनको बारी बारी पढ़ते हो, देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, कब कौन सी यूज करेंगे। अब सबसे पहले आए कन्वीनियंस सैंपलिंग, इसको हम अवेलेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। तो अब कन्वीनियंस सैंपलिंग में ये है, ये आपकी कन्वीनियंस पर जो भी रिसर्चर है, जो कोई रिसर्च करना चाह रहा है, कोई सर्वे करना चाह रहा है, कोई स्टडी करना चाह रहा है, कोई प्रोडक्ट के बारे में मालूमात करना चाह रहा है, या कोई ओपिनियन जानना चाह रहा है, जो रिसर्चर है उसकी कन्वीनियंस पर ये बेस करती है। अब जैसे फर्ज करें
कि आप जो है आप मिसाल के तौर पे आप किसी आप जो है शॉपिंग मॉल में, अब आपने देखा वहां पे जो जो लोग आपको मिले, आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनमें से 3 लोग आपने चूज कर लिए, ये आपका सैंपल है। ये 3 लोग को चूज करके आप उनसे सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। जिससे आप देखते हैं जो चैनल में होता है, चैनल का कोई आपका जो एंकर होता है वो इसी तरह बाहर निकल जाता है, उसको रैंडमली जो भी लोग मिलते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो उनसे सवालात पूछना शुरू कर देता है, भाई महंगाई कैसी है, इस तरह के कोई भी आपकी इस बारे में क्या राय है। तो ये जो आपके पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, ये बेस करती है ऑन कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर की कन्वीनियंस पर। जो रिसर्चर है सिलेक्ट्स द सैंपल व्हिच इज मोस्ट कन्वीनियंट टू हिम और हर। तो रिसर्चर जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी सैंपल है, यानी ये प्रोक्सिमिटी देख ले, जो उसके करीब के लोग हैं, फ्रेंड्स ले ले, या किसी जगह पे शॉपिंग मॉल पे चला जाए, किसी रोड पे खड़ा हो जाए, वहां पे लोगों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो चूज कर ले अपने सैंपल में। इसमें कोई प्लानिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, नो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, जस्ट आप अपनी कन्वीनियंस को यूज करते हैं। इजी टू कंटेक्ट और रीच, इसमें जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं या जो सैंपल में लोग हैं उनसे उन तक रीच करना है, कांटेक्ट करना आपके लिए आसान होता है। आप ऐसी बाहर आप निकल गए किसी शॉपिंग मॉल में, आप लोगों से आप रैंडमली आप जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो उनसे कांटेक्ट करना, उनको रीच करना आसान है। लेकिन इसको इट ओनली कैन ओनली बी यूज फॉर इंट्रोडक्टरी पर्पसेस। इसको आप सिर्फ किसी सर्वे की इब्तिदा करने के लिए, इंट्रोडक्टरी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूसिव पर्पस के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। आपको फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, और इसमें कोई एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड नहीं होती। यानी कोई भी आदमी निकल जाए और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो लोगों को अपने सैंपल में चूज कर ले। तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज है कि बेस्ड ऑन कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने सैंपल में लोगों को चूज करता है। कोई प्लानिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, लोग हैं, उनको कांटेक्ट करना, रीच करना आसान होता है। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पर्पस के लिए यूज करनी चाहिए, कंक्लूसिव पर्पस के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई एक्सपर्टीज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो मेन चीज है इसमें, नो एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड और ओनली कन्वीनियंस मैटर्स। इसमें सिर्फ कन्वीनियंस जो है वो मैटर करती है। अब जैसे एक पिक्चर से दिखाया कि आप ऐसा कहीं पर हैं, या आप हैं, ये रिसर्चर है, तो उसने अपनी प्रोक्सीमिटी के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी लोग उसको मिल रहे हैं उनमें से 3 लोग उसने चूज करके उनसे जो है वो फिर अपनी जो स्टडी है, जो क्वेश्चन है या जो ओपिनियन लेना है वो कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 है, जैसे आप स्टैंडिंग एट ए मॉल, आप एक मॉल में खड़े हुए या एक ग्रोसरी स्टोर पर आप खड़े हुए, वहां पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको लोग मिल रहे हैं, आप आस्किंग पीपल टू आंसर क्वेश्चंस और नो देयर ओपिनियन, तो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ ए कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो ये आपके पास एक कन्वीनियंस सैंपलिंग का एग्जांपल। आप किसी मॉल पे या ग्रोसरी स्टोर पे जो भी लोग खड़े हुए, उनमें से कुछ लोग को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप सिलेक्ट करके उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनके ओपिनियन जान लेते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2। आप फेसबुक पर आप पोल करते हैं या फेसबुक पर आप कोई क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करते हैं, तो ये पॉपुलर एग्जांपल है कन्वीनियंस सैंपलिंग की। ठीक है, ये मोस्ट कन्वीनियंस है, सोशल मीडिया को आप यूज करके ये कन्वीनियंस सैंपलिंग कर रहे हैं। अब एग्जांपल 3 है आपके पास कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोमोशनल पैम्फलेट्स को जो वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो वो जैसे किसी शॉपिंग मॉल में जाकर या मॉल में जाकर या किसी क्राउडेड स्ट्रीट पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों के दरमियान वो अपने प्रोमोशनल पंफलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो ये भी कन्वीनियंस सैंपलिंग है। तो इसमें जो रिसर्चर है वो कलेक्ट मार्केट रिसर्च डेटा फ्रॉम ए कन्वीनियंटली अवेलेबल पूल ऑफ रेस्पोंडेंट्स। ये मोस्ट कॉमनली यूज सैंपलिंग टेक्निक है जो आमतौर पे मार्केट रिसर्च डेटा के लिए हम यूज करते हैं। इसमें ये जो है प्रॉम्प्ट है आपके पास अनकॉम्प्लिकेटेड है, इकोनॉमिकल है, और इसमें जो आपके पास जो पार्ट ऑफ द सैंपल है वो रेडीली अप्रोचेबल होता है, आसानी से आप उसको रीच कर सकते हैं। जो रिसर्चर है वो चूजेस मेंबर्स मेनली बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी, वो अपनी प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से जो है वो इंटायर पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता, अपनी प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से वो सिर्फ कुछ लोगों को जो है अपने सैंपल में लेता है। तो इसका ना मेन चीज है कि पॉपुलेशन के तमाम मेंबर्स के सैंपल में होने के चांसेस जो है वो बराबर नहीं होंगे, बल्कि बहुत ही कम होंगे, और बहुत कम लोग होंगे जो आपके पॉपुलेशन में आ सकते हैं, वो चीज जो आपके जो करीब है, क्लोज है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो हम इस टेक्निक को यूज करके जो कन्वीनियंस सैंपलिंग है, वी कैन ऑब्जर्व हैबिट्स, हम हैबिट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओपिनियंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो व्यू पॉइंट से लोगों का वो मालूम कर सकते हैं इन द इजीएस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी। अब इसकी एप्लीकेशन है कन्वीनियंस सैंपलिंग को कहां पर हम जैसे आमतौर पर यूज करते हैं। अब कन्वीनियंस सैंपलिंग को अप्लाइड करते हैं जो ब्रांड्स होती हैं आपके पास या जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो टू मेजर द परसेप्शन ऑफ देयर इमेज इन द मार्केट, मार्केट में अपने इमेज को परसेप्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के इमेज को परसेप्ट करने के लिए जो है वो कन्वीनियंस सैंपलिंग करते हैं। तो उसमें जो डेटा होता है इज कलेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक इश्यूज और मैनेज ओपिनियंस ऑफ ए न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस सैंपलिंग करके उसके बारे में आप राय ले सकते हैं और देख सकते हैं लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये इसकी जनरल एप्लीकेशन है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इसमें ये कि आप डेटा को जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट डेटा क्विकली, ये इनएक्सपेंसिव है, लो कॉस्ट है टू क्रिएट सैंपल, और इसमें इजी टू डू रिसर्च करना आसान है। इसमें जो सैंपल है वो रेडीली अवेलेबल है, और फीवर रूल्स टू फॉलो, इसमें बहुत कम रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं।
जस्ट मेन चीज इसमें आपकी कन्वीनियंस है या प्रॉक्सिमिटी है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? जाहिर बात है आप अपनी कन्वीनियंस यूज कर रहे हैं, आप पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं कर रहे, तो इसमें बाइस होगा। इसमें अगर दो डिफरेंट पर्सन जो है वो एक ही सर्वे करते हैं अपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग के हिसाब से, तो उनके डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे और उसको जनरलाइज करने में लिमिटेशन है, आप उसको पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत इजी टू डू है। अब आ जाएं, ये तो पहली टाइप की सैम्पलिंग हो गई आपके पास, पहली टाइप की नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसको अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। बात क्लियर है? अब दूसरी आ जाए जजमेंट सैम्पलिंग। तो अब जजमेंट सैम्पलिंग जो है आपके पास, ये समझ गए ना आप? इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? हेलो? अब आ जाए दूसरी आपके पास है जजमेंट सैम्पलिंग, या इसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो पहली भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जजमेंट सैम्पलिंग होती है, ये रिसर्चर्स की जो उसकी जो एक्सपर्टीज है, रिसर्चर यूजेस हिज जजमेंट टू ड्रॉ सैंपल, वो अपने जजमेंट को यूज करता है जो कि बेस होती है उसकी एक्सपर्टीज पर या एक्सपीरियंस पर। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग से बेहतर है, क्योंकि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में कोई एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस यूज नहीं होता, जस्ट कन्वीनियंस आप यूज करते हैं। लेकिन इसमें आप अपने एक्सपीरियंस को, जजमेंट को यूज करते हैं, तो इट इज बेटर देन कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें लेकिन जो इसमें पर्सनल बायस आपकी आ सकती है, क्योंकि आप की जो जजमेंट है उसमें पर्सनल बायस हो सकती है, या आपकी जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ चंद लोगों तक महदूद है, तो उसमें पर्सनल बायस हो सकते हैं। आप सिर्फ कुछ ही पॉपुलेशन के कुछ ही लोगों को आप कंसीडर करेंगे, तो उस वजह से इसकी जो पर्सनल बायस है वो इसकी एप्लीकेबिलिटी को लिमिट करती है। अब जैसे ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, तो अब जैसे ये इसके अंदर है कि इसमें कुछ एडवांटेजेस है, कंज्यूम्स मिनिमम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, और डायरेक्टली अप्रोचेबल रेस्पोंडेंट्स हैं आपके पास। जजमेंटल सैम्पलिंग की आपको प्रॉपर्टीज बता रहा है या एडवांटेज बता, ऑलमोस्ट रियल टाइम रिजल्ट्स हैं आपके पास, और इजी टू कंडक्ट, ये इसके कुछ एडवांटेज। अब इसके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल आपके पास है कि अब फर्ज करें कि आपके पास जब अगर क्रिकेट खेलते हैं, आपके पास कैंप लगा है, पिकिंग अप बॉलर्स फ्रॉम ए कैंप बाय ए क्रिकेटिंग कोच। जो क्रिकेटिंग कोच है वो आपकी जजमेंट सैम्पलिंग करेगा, वो अपने एक्सपीरियंस को, जजमेंट को, अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके देखेगा कि वो जो कुछ बॉलर्स हैं, वो सारी बॉलर्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, वो उनमें से कुछ बॉलर्स को अपने जजमेंट के हिसाब से, एक्सपर्टीज के हिसाब से पिक करेगा। जैसे सिलेक्शन ऑफ वसीम अकरम या वकार यूनुस बाय इमरान खान, तो इमरान खान ने वसीम अकरम या वकार यूनुस को जजमेंट सैम्पलिंग के अपनी जजमेंट एक्सपर्टीज को यूज करके उनको जो है उसने सिलेक्ट किया था। उसने ये नहीं किया था कि बहुत सारे लोगों को पहले बुलाया और फिर बारी बारी उनको देखा, उसने अपने जजमेंट सैम्पलिंग यूज करी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके पास जजमेंट सैम्पलिंग की। अब आ जाए आपके पास तीसरी टाइप की सैम्पलिंग, तीसरी टाइप की नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। तो रैंडम सैम्पलिंग की या नॉन रैंडम सैम्पलिंग की या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की आपके पास ये 5 टाइप से। पहली है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वो आप समझ गए। फिर जजमेंट सैम्पलिंग है, तीसरी है कोटा सैम्पलिंग। अब हम कोटा सैम्पलिंग जो है इसको पढ़ते हैं। तो नाम से जाहिर है कि ये जो कोटा सैम्पलिंग है आपके पास, ये जो है आपके पास ये बेस्ड ऑन फिक्सेशन ऑफ सर्टेन कोटास। तो इसमें जो है हम हर पॉपुलेशन के जो डिफरेंट आपके पास जो आपके प्रोपोर्शन होते हैं, पॉपुलेशन के जो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, हम हर एक से जो है कितने हमने एलिमेंट चूज करने हैं उसको फिक्स कर देते हैं। तो बेस्ड ऑन फिक्सेशन ऑफ सर्टेन कोटा, ताकि हम ये चाहते हैं कि जो सारी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी हो सके। जैसे आमतौर पे देही का कोटा अलग होता है, सिटी का कोटा अलग होता है, रूरल का कोटा अलग होता है, क्योंकि हम समझते हैं जो रूरल के लोग हैं वो डिसएडवांटेज पर हैं, उनके पास फैसिलिटीज कम है, रिसोर्सेज तक उनकी रीचेबिलिटी कम है। तो अगर हम जो है उनको मौका नहीं देंगे, अगर हम ओपन मेरिट रखते हैं, तो फिर शहर के ज्यादातर लोग आ जाएंगे, तो वो सारी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी नहीं होगी। तो वहां पे जो हम उनका कोटा फिक्स कर देते हैं मुख्तलिफ सेक्शन का। जो कोटा होता है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स पर वो बेस करता है कि उनके रिसोर्स तक रीचेबिलिटी थी या रिसोर्सेज कितने अवेलेबल थे, और दूसरे रिसोर्सेज को देखकर ये सबसे ज्यादा नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो यूज करते हैं, और ये एक्सटेंसिवली यूज बाय द गवर्नमेंट्स। जो गवर्नमेंट्स होती हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है कोटा सैम्पलिंग यूज करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा नॉन रैंडम सैम्पलिंग है जो यूज होती है। अब जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसकी एग्जांपल है, जैसे आप जो है कॉलेजेस में या आप यूनिवर्सिटीज में या इंस्टीट्यूशन में जो आपके पास आप जो है फिक्सेशन ऑफ सीट्स करते हो बेस्ड ऑन लैक ऑफ फैसिलिटीज। जो रूरल स्टूडेंट है या दूर दराज से जो आए हुए स्टूडेंट्स, उनकी लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में आप उनका जो कोटा होता है फिक्स कर देते हैं। जैसे एनईडी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कोटा फिक्स होता है भाई इन सेक्शन के जो लोग हैं उनका यही कोटा होगा। तो ये आम ज्यादातर ये जो है गवर्नमेंट से यूज करती हैं। अब आ जाए 4 टाइप की आपके पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। समझ गया आप कोटा सैम्पलिंग? क्लियर है ये बात? हेलो, ये बात क्लियर है? यस सर। अब आ जाए तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग की 5 टाइप से। कन्वीनियंस सैम्पलिंग आपने देख ली, जजमेंट सैम्पलिंग आपने देख ली, कोटा सैम्पलिंग देख ली। अब शॉपिंग बार इंटरसेप्ट सैम्पलिंग। अब ये जो शॉपिंग बार इंटरसेप्ट सैम्पलिंग है, इसमें
हम जो है वो क्या करते हैं, अब इसमें हम ड्राइंग सैंपल्स इन डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक लोकेशंस। हम जो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक लोकेशन है, जैसे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं आपके पास, शॉपिंग मॉल है या फेयर्स है आपके पास, सोशल गैदरिंग है या वेडिंग है, तो वहां पर जो है हम ये सैम्पलिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हम सर्वे कंडक्ट करें इन शॉपिंग मॉल टू नो अबाउट वेडिंग एक्सपेंसेस के बारे में जानने के लिए हम जो सोशल गैदरिंग है, वेडिंग, वहां पे जा सकते हैं, या हम शॉपिंग मॉल में लोगों के पास जा सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल। अब जो लास्ट टाइप है आपके पास वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये लास्ट टाइप है आपके पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। तो अब जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आपके पास इसमें दिखा है, जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है इसको मल्टीप्लिसिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, तो या इसको हम चेन रिफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो इस पे पिक्चर में डायग्राम में दिखा रहा है कि इसके अंदर पहले तो आप जो है कुछ लोगों को अपनी मर्जी से जो सर्टेन हैबिट्स है, जिनके पास सर्टेन प्रॉपर्टीज है, आप उनको अपने सैंपल में चूज कर लेते हैं। फिर बाद में वो लोग जो है वो आगे दूसरे लोगों को अपने सैंपल में चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे 2% दिखाया, आपने इन दोनों को चूज किया अपने सैंपल में, फिर आगे आपने इनके ये जो है ये इन्होंने 3 लोगों को चूज किया इन दोनों ने, फिर आगे जो 3 लोग होंगे ये फर्दर ये डिफरेंट लोगों को जो है अपने सैंपल में चूज करेंगे। यानी एक तरीके से स्नोबॉल इफेक्ट है। जैसे स्नोबॉल होती है, जैसे जैसे वो लुढ़कती भी जाती है तो स्नो उसके ऊपर लिपटती जाती है, उसका साइज बढ़ता जाता है, तो इस तरह वो मल्टीप्लाई होती जाती है। तो इसके अंदर जो आपके पास है, ये यूजफुल फॉर रेयर पॉपुलेशन। ये कहाँ पर हम जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करते हैं? ऐसी पॉपुलेशन जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आप फर्ज करें कि आपके पास जो है आपके पास कोई एलीट क्लब है। अब जो एलीट क्लब है उसके मेंबर्स बहुत रेयर होंगे। अब उनमें आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन जानने के लिए सर्वे करना चाहते हैं, कि जो एलीट क्लब के लोग हैं बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, तो you will find it extremely difficult to collect primary data sources unless a member of the club agrees to have a direct conversation with you and provides the contact details of the other members of the club। तो यानी पहले बहुत मुश्किल है कि आपको एलिट क्लब का कोई मेंबर मिले, लेकिन अगर आप फर्ज करें किसी एक तक आप पहुंच जाते हैं और वो आपसे राब्ता करता है और आपको मालूमात देता है, और वही फिर क्लब के दूसरे मेंबर्स तक आपको दूसरे मेंबर्स की कॉन्टेक्ट डिटेल आपको प्रोवाइड करता है। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है कि आपने एक मेंबर जो चूज किया, फिर आगे वो दूसरे मेंबर्स तक आपको रीच कर रहा है। तो ये जो है यूजफुल फॉर रेयर पॉपुलेशन है, जैसे एलीट क्लब्स हैं उनके लिए। या इनिशियल रेस्पोंडेंट्स आर सिलेक्टेड रैंडमली। इनिशियल रेस्पोंडेंट्स आप उनको रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं उस रेयर पॉपुलेशन से। फिर जो एडिशनल रेस्पोंडेंट्स होते हैं आर सिलेक्टेड बाय देयर रेफरेंस। फिर जो आपने इनिशियली मेंबर सेलेक्ट किए, वो जिनको रेफर करते हैं उनके रेफरल से आप दूसरे रेस्पोंडेंट्स को जो है सिलेक्ट करते हैं ना, स्नोबॉल होता है। तो कैन गो ऑन एंड ऑन जस्ट लाइक ए स्नोबॉल इंक्रीजेस इन साइज। तो जैसे आपने इनको आपने रैंडमली सेलेक्ट किया, अब इनके रेफरल से आपने दूसरों को सिलेक्ट किया, उनके रेफरल से आगे सिलेक्ट किया, इनके रेफरल से और आगे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है। तो ये आमतौर पे कब यूज करते हैं? जो रेयर पॉपुलेशन होती है, जैसे एग्जांपल दिया एलीट क्लब है, और जैसे एग्जांपल है जैसे मेडिकल प्रैक्टिसेस में आमतौर पे बाज डिजीजेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा रेयर होती हैं। तो फिर अब उन डिजीज के बारे में जानने के लिए हम जो है आपके जो स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं, तो देयर में बी रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस सच एज, जैसे अब ये आपके पास डिजीज है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया आपके पास जो डिजीज है, ऐसी डिजीज है इसमें जो आपके पास चाइल्ड होता है उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और वो बहुत ही पहले ही बुढ़ा हो जाता है और तकरीबन 15 साल के अंदर ही उसका इंतकाल हो जाता है। तो प्रोजेरिया आपके पास एक ऐसी रेयर जेनेटिक कंडीशन है दैट कॉजेज ए चाइल्ड्स बॉडी टू एज फास्ट। जैसे एक चाइल्ड है लेकिन इसकी बॉडी, इसकी उम्र से 13 साल है लेकिन इसकी बॉडी बहुत तेजी से जो है ग्रो कर रही है, और ये 15 साल के 13 साल में इसकी डेथ हो गई थी। तो अब ऐसे जो आपके पास लोग हैं बहुत ही रेयर है जिनको प्रोजेरिया हो, और ये तकरीबन 1 in every 4 million बर्थ्स वर्ल्ड वाइड, 1 in every 4 million बर्थ्स वाइड जो है उनको उसका चांस होता है कि उसको प्रोजेरिया होगा। तो जैसे ये आपको ये दिखाया है कि अब इसके अंदर अगर आपने इनके बारे बीमारी के बारे में जानना है, तो अब ये प्रोजेरिया के लोगों को अपने सैंपल में लेंगे, तो ये जो है यहाँ पे आप स्नोबॉल सैंपलिंग करेंगे, कोई एक शख्स प्रोजेरिया का मिल जाए, उसके वो रिफर करेगा दूसरे लोगों को, वो जानता होगा, फिर आप उन तक पहुंचेंगे। तो ये आपके पास बीबीसी का एक आपके पास जो इसमें मैंने लिंक दिया हुआ, इस पे जाकर आप जैसे ये जो है इसके बारे में आप फर्दर ये मतलब रीड कर सकते हैं जो आप सैंपलिंग कर रहे हैं। तो जो मेडिकल प्रैक्टिस में हम जो है स्नोबॉल सैंपलिंग यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बार डिजीज ऐसी होती है जो बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर होती हैं। इस तरह और डिजीज है, पोर्फिरिया है आपके पास। एक और डिजीज आपको बताता हूँ, एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। एलिस इन वंडरलैंड अगर आपने कहानी पढ़ी हो, एलिस ठीक है, वो बोतल जो पीती है उसका कद छोटा हो जाता है, तो एलिस इन वंडर, और फिर वो एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। तो एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम जो है आपके पास AWS, तो इसके अंदर एक ऐसी रेयर कंडीशन है दैट कॉजेज टेम्पररी एपिसोड्स ऑफ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन दैट यू फील दैट यू आर स्मॉलर देन यू एक्चुअली आर। आपको ऐसा लगता है कि आप छोटे हैं, यानी एक्चुअली आप जितने छोटे हैं आप अपने आप को उससे ज्यादा छोटा महसूस करते हैं, या आप ये महसूस करते हैं कि आपके रूम में या आपके सराउंडिंग में जो फर्नीचर है सीम्स टू शिफ्ट एंड फील फर्दर अवे, वो आपसे दूर शिफ्ट हो गया, दूर चला गया है,
एक्चुअली वो क्लोजर होता है, फील फर्दर अवे और क्लोजर देन इट रियली इज। एक्चुअली वो क्लोज है लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है वो फर्नीचर आपसे ज्यादा दूर चला गया। तो ये आपके पास जो एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम है बीमारी, और AWS भी कहते हैं इसको, हम टॉर्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये ऐसे रेयर बीमारियां बहुत कम लोगों को होती हैं। तो अब इनके बारे में अगर आप कोई स्टडी करना चाहते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, रेयर है, तो आप स्नोबॉल सैंपलिंग करेंगे, कोई ऐसा शख्स तक आप रीच करेंगे जिसको ये बीमारी है, तो फिर उसके रेफरल से आप दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे। अब जैसे एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, केसेस ऑफ डिस्कॉर्ड आपके पास है। अब जैसे इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स सच एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का एक्ट है आपके पास, वायोलेशन ऑफ सिविल राइट्स है आपके पास, या अदर सिमिलर सिचुएशन है, तो इसमें बहुत कम लोग आएंगे जो आके बहुत आगे आके आपको विटनेस बनेंगे। तो ये भी एक रेयर पॉपुलेशन केस का सिनारियो है। अब इसमें अगर आप द रिसर्चर और द मैनेजमेंट कैन स्नोबॉल सैंपलिंग करके हम फिल्टर आउट दोज पीपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन हु आर मोस्ट लाइकली टू हैव कॉज्ड द सिचुएशन और आर विटनेस टू द इवेंट। तो जो विटनेस हैं वो मतलब बहुत रेयर है, वो आगे आते हुए हिचकिचा रहे हैं। तो फिर आप जो है स्नोबॉल सैंपलिंग करके जो है अपने रिसोर्सेज यूज करके किसी ऐसे शख्स तक पहुंचेंगे जिसने एक्चुअली वो इवेंट होता हुआ दिखा हो या उसमें इन्वॉल्व हो, और फिर बाद में आप उसके रेफरल से आप दूसरे अशखास तक जो आप पहुंच सकते हैं, और फिर इस सिचुएशन में जो है आप अपने जो इवेंट है उसका प्रूफ आप गैदर कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप की जो है वो नॉन रैंडम सैंपलिंग मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर आपके पास सैंपलिंग खत्म हो गई। अब मुझे बताइए जो नॉन रैंडम सैंपलिंग के 5 टाइप है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है, जजमेंट सैंपलिंग है, कोटा सैंपलिंग है, शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैंपलिंग है, स्नोबॉल सैंपलिंग है, आप समझ गए या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो हेलो, जी आवाज आ सर, रही जी है? सर। इसमें किसी को यस कोई सर। नहीं प्रॉब्लम है? सर, आ गया। आ गया। तो क्लियर है सर, क्लियर है। यहाँ पर आपकी सैंपलिंग खत्म हो गई। अब हम जो है इस चैप्टर का जो लास्ट बाग टॉपिक है, मीठा बाग। चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो नया टॉपिक है बिल्कुल, और वो आपका एक्चुअल जिसमें अब आपको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि आगे वही जो चैप्टर है उसी की जो आपकी जो थ्योरी है या जो चीज आप उसमें पढ़ेंगे वो आगे फिर आगे के चैप्टर में भी इस्तेमाल होगी। तो अब जो है फिर उसको मैं नई क्लास में स्टार्ट करूंगा। तो आपकी ये जो 2 टाइप्स की सैंपलिंग थी, रैंडम सैंपलिंग की 4 टाइप्स आपको बताई। कौन कौन सी 4 टाइप्स है आपके पास रैंडम सैंपलिंग की, बताएंगे आप? नंबर 1 है आपके पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग, नंबर 2 है आपके पास सिस्टमैटिक सैंपलिंग, नंबर 3 आपके पास स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग नंबर एंड 4 है क्लस्टर आपके पास सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग। वो आपको मैंने पढ़ा के समझा दी, कब इस्तेमाल होगी, क्या प्रॉपर्टीज होगी, कैसे करेंगे। फिर आपके पास दूसरी टाइप की जो है वो जो सैंपलिंग है नॉन रैंडम सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो इसमें भी 5 टाइप्स है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है, जजमेंट कन्वीनियंट, है, जजमेंट, सैंपलिंग है, कोटा, शॉपिंग एंड इंटरसेप्ट स्नोबॉल। सैंपलिंग है, और स्नोबॉल सर सैंपलिंग ये में जो भी आप मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रहे वो हैं, ये बता दी, थ्योरी भी समझा दी, आती है और इसमें आपको मैंने कैलकुलेशन रहेगी? आपको जो है मैंने तरीके बता दिए, समझ गए। अब आप ऐसा करें, अब सबसे पहले जो है आप अपनी अटेंडेंस जो है मुझे यहाँ पर दे दें। अपने कितने लोग हैं? 16 सर लोग दे हैं दिए, अपने। सर आपको दे दिया अटेंडेंस, यहीं पे अभी सेंड किए। अच्छा दे दिया, चले ठीक है। अब इसके अंदर मेरे नॉन ख्याल प्रेजेंट है सर। से इसके अंदर कौन, इसके अंदर एक तो मोहम्मद जफर इसके अंदर मेरे ख्याल से नहीं है, मोहम्मद जफर एब्सेंट है। नहीं, और मोहम्मद राजा अदनान, सर अदनान एब्सेंट है। मोहम्मद जफर है। अच्छा अब मैं आपको 1 मिनट, सर प्रियंका प्रेजेंट थी दोनों क्लासेस में, अभी अभी वो गई हैं, उनका वो नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा। कौन प्रेजेंट थी आपके पास? प्रियंका प्रियंका। अच्छा प्रियंका, प्रियंका तो मुझे पहली क्लास में नजर नहीं आई वो।